नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 5 की पंचायत में। मैं हूं निखिल सिंह और 2027 में यूपी का चुनाव है और ये रण अभी दूर है, लेकिन जोर आजमाइश की शुरुआत अभी से हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि कोई जरूरी नहीं कि सियासत में संघर्ष हमेशा विपक्षी दलों के साथ हो। कई बार साथ खड़े रहने वाले दलों और कई बार तो अपनों से ही दो दो हाथ करना पड़ता है, क्योंकि ये सियासत है और सियासत सत्ता के लिए की जा रही है और सत्ता का चरित्र ही कुछ दरअसल ऐसा ही होता है। ऐसे में साथ खड़े होने का दम भरने वाली सपा और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अभी से दिखने लगी है और ये पता चल रहा है कि नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं। उनके बयानों से ये साफ जाहिर होता है। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं मुकाबला बीजेपी बनाम सपा है उत्तर प्रदेश में, तो दूसरी तरफ इमरान मसूद कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद, कि लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। वो कह रहे हैं विचारधारा का सवाल है। सवाल यह है कि गठबंधन है या नेतृत्व की लड़ाई है, सीटों पर बात हो रही है या फिर अपनी अपनी औकात दिखाने की बात हो रही है, अपने अपने जो जोर है वो दिखाने की होड़ है। 2024 की जीत का श्रेय भी बढ़ गया, सीटों का हिसाब भी शुरू हो गया और अब कांग्रेस का साफ संदेश है कि 17-18 वाला फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी की दलील है कि सीटें प्रदर्शन और जमीन पर ताकत के हिसाब से मिलेंगी और इस बीच ओवैसी की AIMIM भी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। ओवैसी साहब कहते हैं कि भाई हमें गठबंधन का हिस्सा बनाने में आखिर गुरेज क्या है, आपको परहेज क्या है इससे। यानी सत्ता का सपना देखने वाले विपक्षी दल पहले आपस में ही उलझ गए हैं। तो बड़ा सवाल है कि बीजेपी से पहले सपा कांग्रेस एक दूसरे से क्यों लड़ रही है और जो गठबंधन सीटें बांटने में नहीं बन पा रहा है वो यूपी की सत्ता कैसे संभालेगा। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। पंचायत में शामिल होंगे हमारे तमाम मेहमान और उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक ही संकट देश में है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही संकट है, बीजेपी हटेगी सब संकट खत्म। देश के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है वो लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी भी उनके सहयोगी हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन नेतृत्व तो राहुल गांधी का है। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए। लड़ाई देश के अंदर दो विचारधाराओं की चल रही है। एक का नेतृत्व राहुल जी कर रहे हैं और एक का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और ये लड़ाई विचारधाराओं की है और ये देश के बदलाव की लड़ाई है। इस बदलाव की लड़ाई में सब कोई इधर सहयोगी होगा, कोई इधर सहयोगी होगा, लेकिन लड़ाई बिल्कुल साफ है। लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जा रही है। इमरान मसूद जी कांग्रेस के नेता हैं, वो अपने नेता के बारे में जैसा सीखते हैं महसूस करते हैं। हम लोग समाजवादी के नेता हैं, हम लोग के लिए लीडरशिप का मतलब अखिलेश जी हैं, वो हम सारे लोग इंडिया अलायंस में हैं, तो सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन अपने अपने परसेप्शन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार हमला बोलने का काम इमरान मसूद कर रहे हैं और अब की बारी समाजवादी पार्टी ने पहले आसू मलिक से इमरान मसूद को करारा जवाब दिलाया और अब इमरान मसूद के दामाद को अपनी पार्टी में शामिल करा करके अखिलेश यादव ये स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग में कहीं भी झुकने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की गांठें खुल गई हैं, ये बातें इन घटनाक्रमों से साफ साफ दिखाई पड़ रही है। पूरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो अपने पार्टी का सीट और टिकट न बांटे और दूसरे पार्टी की सीट और टिकट का चिंता करे, तो इसका क्या मतलब। मुझे लगता है कि ये बयान केवल बौखलाहट का नतीजा है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, तो अब ये स्वाभाविक है कि उनकी सरकार में आते थे कांग्रेस यूपीए में इसके भी सहयोग करते थे और यहाँ के सिपाहियों का सर काट के वो पाकिस्तान लेके चले जाते थे। अब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती।
देखिए, वो एक शेर है, उस शेर का एक शेर है कि जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साख्ती। आप नमी नहीं होना चाहते ना, आप ये समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं और हम लोग सिर्फ दरी बिछाएंगे, आपके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे। ये तो नहीं होने वाला है। तो अब जनता जान चुकी है कि ये सब झूठे वादे, ये फरेब, ये चलने वाला नहीं है, और वो एक फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हमको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाना है और एक MIM पार्टी एक विकल्प के तौर पर, एक स्ट्रांग विकल्प के तौर पर वहां पर और मजबूत हुई है। तो आपने बयानों के तीर देखे और ज़रूर इसका मजमून आपको समझ में आया होगा। फिलहाल हमारे साथ में कुछ राजनीतिक दलों के मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे और उनके साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल गठबंधन है या फिर एक दूसरे के साथ वर्चस्व की लड़ाई है। दरअसल क्या है ये सियासत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर समीर कुमार सिंह, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यश भारती, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, जुड़े हैं हमारे साथ। यश जी, स्वागत है आपका। यश भारती को मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, यश भारती थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। ऋषि मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक के तौर पर जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन कांग्रेस के विचारों के समर्थक हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ऋषि मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, AIMIM के प्रवक्ता के तौर पर। सैयद जवाद, बहुत स्वागत है आपका। रोशन लाल गौर, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं। रोशन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका भी। रोशन लाल जी, आपके साथ अगर मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूं कि एक जिसको कहते हैं कि यूपी की सियासत में रोज रोज नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब एक बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी में आज का जो आपने देखा होगा, कल का दरअसल की प्रमोद तिवारी के साथ में अखिलेश यादव की मुलाकात, और उसके बाद ये बात कही जा रही थी कि दोनों दलों के बीच में सीटों का बंटवारे की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो जुबानी जंग है वो भी तेज है। एक तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि ये इस बार जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर बीजेपी बनाम सपा है। वहीं इमरान मसूद को भी आपने ताल ठोकते हुए सुना होगा, वो कह रहे हैं कि विचारों की लड़ाई है और राहुल गांधी इसको लीड ले रहे हैं। तो ये कहीं आपको लग रहा है कि वर्चस्व दिखाने की बात है, या यूपी में बड़ा भाई छोटा भाई जैसी लड़ाई भी देखने लग गई है? नहीं, मुझे लगता है कि इमरान मसूद जी की बात को आप गंभीरता से मत लें, क्योंकि कांग्रेस का जो अभी उनका पॉलिटिकल स्थिति है, वहाँ पर जो उनकी हालात हैं, 2016 में उनकी करीबन 6% वोट था, जो 2022 में गिरकर 2.33% हो गया था। तो इसलिए उनका कहना है कि राहुल जी नेतृत्व करेंगे, ये मुझे लगता है कि अभी उनके लिए दूर की कौड़ी है। ये बात सही है कि इस वक्त जो चुनाव है वो सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी, यानी बीजेपी गठबंधन के बीच में होगा, एनडीए के बीच, और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन होगा। तो कोशिश हो रही कि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो जाए, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में था, 2017 में भी था, लेकिन 2022 में उनका गठबंधन टूट गया था। कुछ सीटों का ही कुछ उसमें खेल था। वो कहते थे कि कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें मांगी थी, उसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं हुई। 2017 में भी 105 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी थी। तो अभी उनको ऐसा लगता है कि 2024 में जो उनकी सीटें बढ़ी हैं, कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी हैं और समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ी हैं और उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। तो इसलिए अभी जो खींचतान चल रही है, जो बयानबाजी अभी आपने सुनी, वो चल रही है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, क्या कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अगर कांग्रेस का जो दावा है कि अगर उनको 100 से 150 सीटें भी अगर मिल जाती हैं तो फिर उनका कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि वो सम्मानजनक स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि अभी जो जितनी बयानबाजी हो रही है वो सीटों के खींचतान को लेकर हो रही है कि हम कितना एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं आपकी बात में कि जिस तरह से ओवैसी के बयान लगातार आ रहे हैं और अभी जो रिसेंट जो बयान आया है उसको देखते आपको लग रहा है कि ये भी कोई प्रेशर क्रिएट करता है कांग्रेस और सपा के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी जो MIM है, ओवैसी की पार्टी, वो पिछली बार भी अकेले चुनाव लड़ी थी, इस बार भी अकेला ही लड़ेगी। उसका अपना वोट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो उसका
0.2% था वो बढ़कर 0.5% हो गया है। वो उनका अपनी राजनीति है, वो जो मुस्लिम की उनकी राजनीति है, वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो कि समाजवादी पार्टी या अगर बिहार में जाएं तो वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ हैं, या अगर बंगाल में चले जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ थे। वो धीरे धीरे हर क्षेत्र में, अगर आप महाराष्ट्र में चले जाए तो उनका वोट परसेंटेज काफ़ी वहाँ बढ़ गया, करीबन कुछ कुछ स्टेटों पर 15% तक है। तो उनको कांग्रेस अछूत मानती है। कांग्रेस कभी भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ कभी भी वो गठबंधन नहीं करेगी। इसलिए अभी जब भी आपने बयान सुने होंगे तो ओवैसी साहब हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि ये हमें अपने साथ नहीं लेते हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि हमको साथ नहीं लेते, हमें मीटिंगों में नहीं बुलाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे वोट खींचते हैं, ये वोट कटाऊ है, वोट काटू हैं और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भी असदुद्दीन अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें सीटों को लेकर मुझे लगता है कि अभी से बयानबाजी होगी तो दिसंबर में शायद जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो तब तक सेटलमेंट हो जाएगी कौन पार्टी कितनी सीटें लेगा। ठीक है, तो ये आपका कहना है कि बयानबाजी इसलिए हो रही ताकि जोर आजमाइश हो रही कि कौन कितनी सीट ले सकेगा। फिलहाल जो असदुद्दीन ओवैसी का बयान है उसको अगर दूसरे आलोक में देखने समझने की कोशिश करें तो वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई जो भी दल हैं, चाहे वो सपा हो कांग्रेस, अगर उनको लगता है कि वो वोट के ठेकेदार हैं और हम लोग उनके साथ में जाकर दरी बिछाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग भी हैं, वो अब चाह रहे हैं कि हमारी भागीदारी इसमें हो, हमको भी नेतृत्व मिले। तो ये सवाल मौजूद है और इस सवाल का जवाब ज़रूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस पूरी बातचीत पर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दरअसल पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा जो कि कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। ऋषि मिश्रा, कैसे इसको देखते हैं इस पूरी बातचीत में, जब इमरान मसूद कहते हैं कि ये जो पूरा लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी है, तो इसमें सपा कहाँ है आपके साथ में? और आप तो कह रहे हैं कि भाई सपा तो हमारी फॉलोवर है और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। देखिए निखिल जी, कुछ हद तक मैं इमरान मसूद जी के बयान से सहमत हूँ। यदि पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए तो निश्चित ही राहुल गांधी अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरा हैं और राहुल गांधी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के कुशासन के विरुद्ध पूरे पैन इंडिया में संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो पैन इंडिया बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दिख रहे हो। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ बड़े भाई की भूमिका में नो डाउट अखिलेश यादव हैं और ये वहां के कांग्रेस के जो प्रभारी हैं या सब प्रभारी हैं, उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में इस बात की सहमति भी दी है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के लीडरशिप में कांग्रेस लड़ेगी। जहां तक गठबंधन में, चुनाव से पहले जब गठबंधन होता है या गठबंधन में कोई चुनाव लड़ा जाता है तो तमाम एलायंस पार्टनर ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पे लड़े और यही मैं ये इमरान मसूद या इस प्रकार के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उसी से मैं उसको जोड़ कर देखता हूँ। इमरान मसूद पार्टी के समर्पित नेता हैं, बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, वो चाहते होंगे कि पार्टी को अधिक से अधिक सीटें मिले। लेकिन ये आप भी जानते हैं एक पत्रकार होने के नाते कि किसी भी पार्टी में, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक जो दिखावे की बात होती है, थोड़ी गिदड़ भभकी इसको कह ले, मतलब मैं इसको ऐसे अंडरटेक कर रहा हूं जब आप इस बात को कह रहे हैं कि हर पार्टी चाहती है कि हमको ज्यादा सीटें मिले ऑब्वियसली, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 403 सीटों पर तैयारी है हमारी, सुनिए तो बात हमारी, अरे सुन तो लीजिए, अरे बात तो सुनिए, मैं आप तो कह ही रहे हैं, मैं आपको फिर से बोलने के लिए, मेरी बात सुनिए उसके बाद अपनी बात का जवाब दीजिएगा। मैं जो बात आप कह रहे हैं ये तो बात सभी को पता है कि भाई हर आदमी चाहता है, हर पार्टी दरअसल चाहती है कि हम ज्यादा सीटों पर लड़े। तो उसके पहले के बयान जो है इसका मतलब वो जीरो इन है कि वो सिर्फ एक अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करने की बात है और वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, इसलिए ये सारे बयान है, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए ना, सीरियस लेने की हर पार्टी की इच्छा होती है। अब जो बीजेपी करीब आधा दर्जन सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी और अब 2027 में लड़ने जा रही है तो उसमें अपना दल है या संजय निषाद जी हैं
चाहे अनुप्रिया पटेल है, वो चाहेंगी अधिक से अधिक सीटें सभी चाहेंगे साहब, ये बात तो मैंने शुरू में कह दी कि सभी चाहेंगे, आपके दल वाले भी चाहेंगे और जो दूसरे बीजेपी के साथ वाले वो भी चाहेंगे। आपने जो बात कही उससे सीधे यही इन्फरेंस ड्रॉ किया जा सकता है कि इमरान मसूद की बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। आप ये कह रहे हैं वो कह रहे होंगे क्योंकि उनको ज्यादा सीटें की बात होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव बड़े भाई की भूमिका में है, आप ये कह रहे हैं। और ये जो बात कही जा रही है कि 403 सीटों पर हमारी तैयारी, वो भी गलत है। बोलने तो दीजिए सर, पूरा बोलने तो दीजिए, आप बीच में ही इसका जवाब दीजिए ना सर। अरे भाई, इमरान मसूद सांसद हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। हर नेता की इच्छा होती है कि उनकी पार्टी जो है अधिक से अधिक सीटों पर लड़े, और ये उन्होंने सही कहा। राहुल गांधी पैन इंडिया में आप देखिए तो राहुल गांधी ही सिंगल चेहरा है। तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहते हैं भाई, चुनाव उत्तर प्रदेश में है। सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो प्रभारी का बयान महत्व रखता है या इमरान मसूद का बयान? प्रभारी ने कहा है कि 403 सीटों पर तैयारी हमारी। अविनाश पांडे क्या कह रहा है? हर पार्टी की तैयारी पूरे सीटों पर होती है। हम तो कहते हैं 400 कुछ सीटों पे हमारी तैयारी है। ठीक है, अब जो भी दर्शक, चलिए आपका पॉइंट आ गया, जो भी दर्शक इसको देख रहे होंगे मैं उनके संज्ञान पर छोड़ता हूं आपकी बात को, क्योंकि मैं कहूंगा तो लगेगा कि मैं आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर कह रहा हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई सभी लोग ज्यादा लड़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं सभी दर्शकों के संज्ञान पर छोड़ दे रहा हूं। अविनाश पांडे कह रहे हैं 403 सीटों पर लड़ूंगा, आप कह रहे हैं कहते होंगे, यानी कि इमरान मसूद, अविनाश पांडे जो कुछ कह रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं सैयद जवाद के पास आता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। हाँ, धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र सिंह जी स्वागत है आपका। ठीक है, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपके पास आते हैं उससे पहले चूंकि मैं ओवैसी जी की पार्टी से जुड़े हैं सैयद जवाद जी, उनके पास में क्वेश्चन थ्रो कर चुका था। सैयद जवाद जी, ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग तो बीजेपी की बी टीम है, आप कुछ भी कहते रहें, आपका तो मतलब कोई स्टेक ही नहीं बनता है। 0.5% वो अभी कुछ परसेंटेज गिना रहे थे कि बहुत कम सीटों पर आप लोग का है और सिर्फ आप वोट काटने के लिए साथ जुड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? सैयद जवाद, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए सैयद जवाद जी आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इनकलाब जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। क्या मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज मिल रही है, लेकिन आपके यहाँ नेटवर्क की शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी, नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए आवाज आपकी मिल रही है, लेकिन जो आपकी तस्वीर है वो फ्रीज है। तो आपके पास हम दोबारा आएंगे। इस बीच में हम धर्मेंद्र सिंह जी के पास जा रहे हैं समाजवादी पार्टी का रुख लेने के लिए। धर्मेंद्र जी, ये बात अभी चर्चा चल रही थी और आप जब जुड़े उससे ठीक पहले ये बात हो रही थी कि भाई इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ राहुल गांधी हैं और उनके साथ में उनके सहयोगी जो भी हैं वो उनके साथ हैं। सहयोगी हो सकते हैं लेकिन नेतृत्व राहुल गांधी का ही रहेगा। तो समाजवादी पार्टी फिर कहां है इसमें? हेलो आप जी नमस्कार निखिल जी। 2027 के चुनाव में जो हमारा मुख्य फोकस है, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए को मजबूती देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को उत्तर प्रदेश से बाहर करने के लिए, नफरत और बंटवारे की बात करने वालों को सत्ता से बाहर करने पे हमारा फोकस है। और हम इंडिया गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन में राहुल जी नेता हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक सी बात है कि देश के अंदर जो गठबंधन था इसके पहले लोकसभा में, उसमें उसके कन्वीनर आदरणीय खड़गे साहब थे, राहुल गांधी जी थे, समाजवादी पार्टी के नेता और भी लोग थे और हमारे नेता ने नेतृत्व किया था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। और जो 2024 में जिन नारों को लेकर चले थे उन सारे बुनियादी सवालों और नारों के साथ 2027 में उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिक राजनीति को बाहर करना एकमात्र लक्ष्य है। और उसमें स्वाभाविक सी बात है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़े लीडर है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। राहुल गांधी जी भी हमारे बड़े नेता हैं, उनके भी नेतृत्व में लड़ेंगे। तो इसमें नेतृत्व का तो जो इमरान मसूद जो स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, ना कांग्रेस ने कभी जो इमरान मसूद स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका क्या अर्थ समझा जाए? सपा उसमें कहां?
नहीं, इमरान मसूद क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उसको कांग्रेस के लीडर एड्रेस करेंगे। हम इमरान मसूद के बयान जवाब देने के लिए नहीं बैठे। इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी कुछ कहते हैं तो उस पर हम लोग बोलेंगे, उस पर चलेंगे। दूसरी बात, किसी भी पार्टी के जो प्रभारी अविनाश पांडे जी, वो जो कह रहे हैं कि 403 सीटों पर हमारी लड़ने की तैयारी, उन पर भी आप ध्यान नहीं देते? मतलब ऐसे नेताओं की बात नहीं सुनते आप? अविनाश पांडे जी शायद प्रभारी चेंज हो गए, लेकिन है भी। तो उन्होंने जो कहा 403 सीटों पर हमारी तैयारी है, तो क्या दिक्कत है? 403 सीटों पर उनकी भी तैयारी, हमारी भी तैयारी है। जब जो जहां लड़ेगा वहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो तैयार हैं, मेहनत किए हैं, वो मजबूती से एक दूसरे को जिताने का काम करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि 403 सीटों पर हमारे गठबंधन के साथियों का अच्छा नेटवर्क रहे, मजबूती रहे, एक दूसरे को उनका सहयोग मिले, इसमें कोई गलत नहीं। ठीक है। सैयद जवाद, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर वापस आपके पास आएंगे। सवाल वही है कि आप लोग, आपके नेता तो कहते हैं कि भाई हम मानते हैं कि ये लोग अपने आप को ठेकेदार मान रहे हैं, तो हम कोई दरी उठाने के लिए थोड़ी है। और उनकी ये बार बार वो कह रहे हैं कि भाई हमको भी शामिल कर लो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि आप तो बीजेपी के बी टीम है। ये साफ सुनाई दे रही मेरी आवाज? जी बोलिए। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बोलिए सैयद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा इनकलाब जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। बात का आगाज अपने एक शेर से करता हूं। क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं, और सीधे हाथों ने जो खींची लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पे चलने का हुनर हम जानते हैं। क्या बात है। देखिए क्या है मौजूदा जो आज की सियासत है। अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस समर्थक हमारे भाई बैठे हुए ऋषि जी, उन्होंने बताया कि जो है इमरान मसूद साहब जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, कांग्रेस पार्टी के अंदर आज की डेट में सिर्फ 3 तरीके के लोग रह गए। या तो कांग्रेस के अंदर जो है आरएसएस के दलाल रह गए, या कांग्रेस के अंदर चाटुकार रह गए, या दगे हुए कारतूस रह गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिन प्रभारी का भी आपने जिक्र करा, राजेंद्र पाल गौतम, वो तो खुद आम आदमी पार्टी से निकाले गए हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अंदर कौन सा ऐसा दिल्ली के अंदर रहता हुआ कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि उनको प्रभारी बनाया गया है। और इमरान मसूद साहब वो खुद टिकाऊ नहीं है, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी किस दल में, वो तो इधर उधर टहलते रहते हैं। उनकी बात को कौन सीधी डालेगा? कभी समाजवादी पार्टी के अंदर थे, फिर वहां से निकाले गए, बसपा के अंदर आए, बसपा से फिर कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस से फिर निकाले गए, फिर लेकर के आए गए। आप बताइए क्या संजीदगी है? और रही बात इन सेकुलर पार्टियों ने, और खास तौर पे जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टियां कहती हैं, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता का बंटाधार कर रखा है। लेकिन ये लोग तो आपको बी टीम बता रहे हैं बीजेपी का। आपको तो बीजेपी का, सुनिए तो, ये लोग तो कह रहे हैं कि हम अपने साथ नहीं सटने देंगे बिल्कुल भी, बीजेपी की बी टीम है आप लोग। ये सपा भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रहे हैं। निखिल भाई, ये इतने दोगले लोग हैं, इतने मक्कार लोग हैं, इतने झूठे और बेईमान लोग हैं, जो सेकुलरिज्म का ताला चाबी जो है अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इनसे पूछिए, जब यूपीए 1 में ही हमारा सपोर्ट ले रहे थे तो हम बी टीम नहीं थे। यूपीए 2 में हमारा सपोर्ट ले रहे थे, तब हम बी टीम नहीं थे। इनके राज्यसभा के अंदर हमने समर्थन दिया, इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो हम बी टीम नहीं थे। बाई इलेक्शन के अंदर हम इनको सपोर्ट कर रहे थे, हम बी टीम नहीं थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम सपोर्ट कर रहे थे, तब के क्रॉस वोटिंग जो है वो कांग्रेस के अंदर और समाजवादी पार्टी के अंदर होती है, राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग होती है। ये इतने बेगैरती ओढ़े हुए झूठे और मक्कार और बेईमान लोगों की इनकी मुनाफिकत है। जब सपोर्ट चाहिए होता हमारा तो खूब लेते हैं, और जब समर्थन चाहिए होता खूब भर भर के झोली फैला फैला के हाथ जोड़ जोड़ करके लेते हैं। और जैसे ही हम यहाँ के कमजोरों की बात करते हैं, यहाँ की अकलियत की बात करते हैं, हम उनको कहते हैं कि प्रतिनिधित्व देना चाहिए, हम उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो ये बी टीम कहते हैं। असली आरएसएस के दलाल और एजेंट, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो गए, कांग्रेस के अंदर एक से बड़ा एक दलाल भरा हुआ है, और मौजूदा दलालों के हाथ। चलिए, आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ तो पहुंच रही है, लेकिन आपका वीडियो हम तक नहीं आ रहा है। एक बार मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर सबीर कुमार सिंह के पास में। डॉक्टर सबीर सिंह ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को आखिर क्या दिक्कत है? आप लोग के बयान इस तरह से तमाम सारे आ रहे हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस तो मजबूत जोड़ है उनका, और सीटों को लेकर के तो जाहिर बात है
कह रहे हैं कि भाई ये तो आपके गठबंधन में भी होता है कि जो आपके साथ में जो आपके साथी दल हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आप ही लोग उसको ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर रहे हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद निखिल जी, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। निखिल जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर, आप जिस गठबंधन और सीट बंटवारे को लेके डिबेट कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नीति और नियति दोनों गठबंधन को दर्शाता है। और हमारा नारा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी हैं, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप उत्तर प्रदेश के गठबंधन को देखेंगे तो 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, क्या हश्र हुआ ये किसी से छुपा नहीं है, सब लोग जानते। उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में थी, 2014 में हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना लिए थे। समाजवादी पार्टी 2019 की लोकसभा में कांग्रेस को छोड़ के बसपा के साथ चली गई। 2022 में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का गठबंधन था, हम 17 और 22 दोनों सरकार बनाए। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 9 सालों से सरकार चल रही है। हमारा नारा है विकास, तरक्की, सुशासन, जन कल्याण, और अखिलेश जी का नारा पीडीए है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि पीडीए की परिभाषा आज तक अखिलेश जी तय नहीं कर पाए। कभी पीडीए से पिछड़ा होता है, कभी ब्राह्मण होता है, कभी दलित होता है, कभी शोषित होता है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक जगह कहा अपने कार्यक्रम की, हो सकता है अगली बार अखिलेश यादव जी पीडीए की परिभाषा पाकिस्तान भी बता दें, इसमें कोई लाजमी नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये जो धींगा मुश्ती चल रही है कोई नई नहीं है। आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा, चिरकुट किसने कहा, छुटभैया नेता किसने कहा, इनके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय जी को किस भाषा में इस्तेमाल किया गया, और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी को किस भाषा का इस्तेमाल किया, ये किसी से छुपा नहीं। खैर ये इनकी अंदरूनी लड़ाई है, बार बार ओवैसी को हमारी बी टीम बनाते हैं और ओवैसी बार बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मदद करते हैं, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से यूपीए के साथ रहते हैं। और समाजवादी पार्टी भी लाख करने के बाद भी, चूंकि समाजवादी पार्टी यूपीए 1-2 में पार्ट में रही, सोनिया जी ने, माननीय मुलायम सिंह आज नहीं है, अमर सिंह जी नहीं है, दोनों लोगों को भोज में अपने दरवाजे से सोनिया जी ने वापस कर दिया था। तो ये इनकी लड़ाई है, और लड़ाई निखिल जी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लड़ाई सिर्फ तुष्टीकरण की है, तुष्टीकरण की। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा है, समाजवादी मानती है कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा है। जब जब समाजवादी पार्टी को ये लगता है, आज इमरान मसूद की बयान पे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है? दोनों तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इनको उत्तर प्रदेश से विकास का कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा इससे लेना देना नहीं है। इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वो तुष्टीकरण की राजनीति किसी भी सीमा तक जाके करते हैं। जब ओवैसी आते हैं तो इनको डर सताता है कि कहीं ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन न कर दे। ये सारी लड़ाई, सीटों की लड़ाई, चाहे राजनीतिक दलों के गठबंधन की हो, ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक वोट बैंक को साधने के लिए है और उसको अपने साथ लाने के लिए, जिसके लिए ये किसी भी सीमा तक तुष्टीकरण की राजनीति को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जवाब ले लेंगे। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और इस पूरी बहस को आगे बढ़ाएंगे। पैसे संभाल के रखो। श्योर। कुछ पैसे बीमा में, कुछ पैसे बच्चों की फीस में और कुछ पैसे गांव भेज देना बाबा के लिए। ओके ओके नहीं भाई, अभी करो। जी मैम। हाँ? लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ चुका है। कितना? 50,000। हाँ? 50,000। एफडी कर दो। कॉपी दैट। हाँ। अब हर पल बैंक मेरे साथ। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
करता है डिजिटल भुगतान। कहीं भी कभी भी कैसे भी। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 5 की पंचायत में चर्चा कर रहे हैं यूपी की सियासत की, किस तरह से किस करवट बैठ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत। क्या यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, आपस में ही जूझ रहे हैं जो सहयोगी दल हैं, या फिर ये सिर्फ दिखावे की बात है। और दरअसल ये चुनाव से में जब सीटों का बंटवारा होने से ठीक पहले की जो कवायद है, नूरा कुश्ती जिसको कहा जाए, वो ये है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर कुमार सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसके साथ ही साथ ऋषि बिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, तो कांग्रेस का रुख रख रहे हैं। सैयद जव्वाद जो कि AIMIM के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े, और रोशन लाल गौर जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रोशन लाल गौर के पास समीर जी के बातों का जवाब देना चाहता हूँ। निखिल जी यदि 2 सेकंड दें तो। किसकी बातों का? सैयद जी की बातों का? नहीं, समीर जी जो भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनके बातों का जवाब देना चाहता हूँ। आएंगे आपके पास। वैसे मैं आपको बताऊं ऋषि जी कि कम तीखा सैयद जवाद ने भी आपको नहीं बोला है, लेकिन मिर्ची उन्हीं की तरफ से लगी है। मैं आऊंगा आप दोनों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि कहा उन्होंने भी है। दरअसल मैं इस बात में समझना चाहता हूं रोशन लाल गौर जी कि कितने बड़े फैक्टर के तौर पर, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि कौन कितने प्रतिशत वोट पाता है, 5.5% पाता है या 1% पाता है। यूपी के बिहार के चुनावों में आपने देखा है कि AIMIM ने खेल बिगाड़ा भी है। उत्तर प्रदेश में क्या ये डर है, और क्या इसको लेते हुए ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल। असल में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों परेशान है, उनकी परेशानी ये है कि AIMIM जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ रही है वो कुछ ना कुछ वोट परसेंटेज लेती है। जैसे मैंने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में वो 0.2% को वोट मिलता था, अभी बढ़कर 0.5% हो गया है। बिहार में हमने देखा कि वो करीबन उनको 1% के आसपास वोट मिला है। बंगाल में आप देखेंगे कि वहाँ भी लगभग 1% वोट मिला है। बंगाल में आप देखिए उन्हें 5 सीटें मिली है। अगर बंगाल में जो ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट था, अगर वो MIM की तरफ नहीं आता तो बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई थी। अब उसमें आप कहेंगे कि जैसे कांग्रेस कहती है कि ये MIM बीजेपी की बी टीम है, या इसी तरह से जो आम आदमी पार्टी उसे भी कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। दरअसल इनका ये अपनी जो पीड़ा है उसको जो MIM है उसके सिर पर फोड़ते हैं, ये कि जो वोट परसेंटेज है जो उनको मिलना चाहिए, जो ये एंटी बीजेपी वोट एकजुट करना चाहते हैं, उसमें से MIM उसमें सेंध लगा देती है। तो अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो हम बात कर रहे हैं, जो बीजेपी का जो अगर हम NDA का देखें तो 43.52% है। अगर हम समाजवादी पार्टी गठबंधन का देखें हम तो वो 43.69 कुछ है। तो यानी पॉइंट में कुछ फर्क है। अगर उसमें से 0.5 अगर इधर का उधर हो जाए तो सीटों का अंतर आ जाता है। जैसे हम 2024 का चुनाव देखें कि दोनों को 43% वोट मिला है, लेकिन सीटें उनकी ज्यादा हो गई है। 43 सीटें बढ़ गई हैं जो समाजवादी पार्टी का, और बीजेपी के जो थे वो सीटें कम हो गई, उनकी सीटें 33 रह गई घटकर। तो वोट परसेंटेज जो ये 0.5 का चक्कर है, इनको लगता है कि अगर ये 0.5 हमारे साथ रह जाए तो सीटें बढ़ जाएंगी। क्योंकि राजनीति में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य में और पश्चिम बंगाल में जहां एक एक वोट की गिनती होती है, वहां उनको लगता है कि ये अगर पार्टी अगर हमारे साथ जुड़ जाए, अगर, लेकिन वो क्या होता है कि जब उसमें सीटों का बंटवारा होता है तो वो कहते हैं कि हम आपसे कम क्यों लड़ें। जैसा अभी कि ऑफिसर साहब कह रहे थे, क्या हम आपके लिए दर्री बिछाएं क्या? यानी अगर कांग्रेस 100 सीटें मांग रहे हैं तो ये भी, इनको भी तो कम से कम 50 चाहिए होंगी, लेकिन इनको कहते हैं 5 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। तो वहां फिर मामला बिगड़ जाता है, और उनका जो 2% 5% वोट है जो
0.5% वोट है, उसमें सारा खेल जो है बिगड़ जाता है। जी, दरअसल मुझे लग रहा है कि 5 की भी बात कहाँ कर रहे हैं, वो तो उनकी बात कर ही नहीं रहे हैं, उनको तो साथ लाने को भी राजी नहीं है वो। लेकिन जी दरअसल इस बात का जवाब ऋषि मिश्रा या फिर धर्मेंद्र सिंह जी देंगे। ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, तो ऋषि मिश्रा जी, अगर वो बीजेपी की बी टीम है AIMIM और वो कुछ वोट काट रही, जैसे कि देखने में आ रहा है भाई बिहार में उन्होंने किया, उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, तो बी टीम को मिला लीजिए ना। वो तो कह रहे हैं कि हमको भी इंडी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, आप लोग ठेकेदार बने हुए हैं, आप चाहते हैं कि दरी बिछाते रहें, तो शामिल ही कर लीजिए। देखिए, पहले तो मैं समीर जी ने जो गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जो वार प्रतिवार के बारे में उन्होंने ज्ञानवर्धन किया, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, ये बीजेपी और उनके सहयोगियों के बीच में इतिहास में क्या हुआ ये कहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने निमंत्रण दे के नरेंद्र मोदी का थाली खींच लिया था सामने से, याद होगा आपको 2013 में। आज नीतीश कुमार के साथ सरकार में है। यही ओम प्रकाश राजभर ने बाबा योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा था कि बीच में रोकना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर मैं जब मैं समीर जी से इस बात का जवाब लूंगा तो वो भी स्टालिन से लेकर के किसकी थाली खींची थी वो भी बताएंगे। अननेसेसरी आप भी बोलेंगे, अननेसेसरी वो भी बोलेंगे, अपने पॉइंट बोलिए, खटाखट बात करिए। जब उन्होंने इस प्रकार की बातों को दोहराया, तो आपने समीर जी को एक बार भी नहीं टोका। चलिए ठीक है, मैंने आपका समय मैं जोड़ रहा हूँ भाई, अब आप जल्दी करिए क्योंकि और भी लोगों के पास है। ठीक है, बोलिए। यही नीतीश कुमार का डीएनए जो है, नरेंद्र मोदी गिना रहे थे, बता रहे थे कि इनका डीएनए खराब है। तो देखिए, इस प्रकार के बयानों में मत जाइए, क्योंकि आपके भी दामन जो हैं ऐसे कालिक से पोते हुए हैं। एक दूसरे के जो बयान है जब वो कहने लगेंगे तो पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा। जहां तक हर गठबंधन की अपनी रणनीति होती है कि किसको साथ लाने से उनको फायदा होगा, किसको साथ नहीं लेना जिससे उसको हो सकता है कि नुकसान हो। तो राजनीति में अपना नैरेटिव होता है, केमिस्ट्री होता है। तो उसके हिसाब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फैसला लेगी कि गठबंधन में कौन, कहां और कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। यदि कांग्रेस या सपा को लगेगा कि AIMIM को लाने से उत्तर प्रदेश में गठबंधन को मजबूती मिलेगी, तो निश्चित ही उनको शामिल किया जाएगा। सैयद जवाद कह रहे हैं कि आप लोग ठेकेदार बने घूम रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, उनके नेता भी कह रहे हैं कि आप लोग फरेबी हैं और ठेकेदार बने घूम रहे हैं। तो कहा उन्होंने, आप उनकी बातों का भी कुछ जवाब दे दीजिए। आप ये अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार मान लें तो मतलब थोड़ी ये मुसलमानों का रहनुमा है। इन्होंने कितने मुसलमानों को मतलब क्या कहते हैं, जब जिम्मेवारी देने की बात आई तो दोनों भाई के अलावा किस मुसलमान को इन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिया है पार्टी में। ठीक है, क्या कहते हैं, आपके बिहार में कई विधायक हैं, लेकिन आपने जब संगठन में जिम्मेवारी देने की बात आई, किस बिहार से आने वाले विधायक को आपने राष्ट्रीय लेवल पर पद दिया है या महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है? तब सिर्फ बात बनाने से नहीं होगा ना। ठीक है, इसका सही जवाब रिस्पॉन्ड करेंगे। वैसे इसका सही जवाब रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मैं सुनिए तो इसका सही जवाब रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि कम से कम उनको प्रवक्ता बना के राष्ट्रीय चैनल पर बैठा ही रखा है, तो आप ये तो मत कहिए कि किसको क्या जिम्मेदारी दी। बहरहाल सैयद जवाद आप रिस्पॉन्ड करिए। क्या महत्व होता है आप जानते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं, क्या महत्व होता है। चलिए ठीक है सर, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, क्योंकि बहस भी है ना कि आपको लगता है कि जो आपका पॉइंट है वही सर्वोपरि है, उसको मनवाने के लिए आप जो भी कहेंगे। अब सैयद जवाद रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका पॉइंट आ गया। सैयद जवाद भेज दे, पार्टी का अध्यक्ष बना देना। चलिए ठीक है, अरे आप ठीक है सर, इनको बनाएंगे। सुन तो लीजिए, फिर सैयद जवाद रिस्पॉन्ड करेंगे। अरे सुनिए तो, सैयद जवाद रिस्पॉन्ड करेंगे जी। निखिल भाई देखिए क्या है, कांग्रेस हो गई चाहे सपा हो गई, नेटवर्क ही ठीक नहीं है, क्या गठबंधन में लड़ेंगे। अब बोल तो चुके, ये बात बोल चुके सर, अब उनको कहने दीजिए जी। नहीं क्या है, देखिए कांग्रेस के साथ और सपा के साथ एक बड़ी समस्या है। कांग्रेस के अंदर और सपा के अंदर आपसी तालमेल किस तरीके का पिछली 2022 के विधानसभा में खराब हुआ था वो जग जाहिर है, हमने देखा भी था। और खुद कांग्रेस की ही नेता आकर कहते हैं, मध्य प्रदेश में जब चुनाव लड़ते हैं कहते हैं ये अखिलेश कौन है। हमने तो कभी अपमानित नहीं करा, सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने ही तो अपमानित करा। अब आप देखिए, हरियाणा का इलेक्शन हो रहा था, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे और एक सीट भी नहीं थी, पूरा हरियाणा हार गया कांग्रेस।
और जो प्रभारी साहब थे उनको फिर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली कांग्रेस के अंदर। फिर उसके बाद जो है जीता जिताया राजस्थान भी हारे, उसके बाद मध्य प्रदेश भी हारे, छत्तीसगढ़ भी हारे, और किस तरीके से लगातार बिहार भी हार चुके हैं। अब तो समाजवादी पार्टी की रिश्तेदारी थी ना आरजेडी के अंदर, सगी समधी है ना, क्या आपने अपने इतिहास अपने माजी से सबक नहीं सीखा? कैसी मुंह की खाई बिहार के अंदर आपने। हम तो आपके पास गए थे ना कि हमको सिर्फ 5 दे दीजिए, 5 सीटें मांग रहे थे और हमने जीते भी। वही आरजेडी के विधायक जो हमारे चुरा करके डकैती करके ले गए थे, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो आप में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है? मैं पूछना चाहता हूं, जो संविधान की लाल किताब दिखाते हो कभी उसको अपने जीवन में उतारो भी तो। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है आप बनिए, लेकिन आप बताइए कि आप डिप्टी सीएम नहीं दे पाएंगे। अभी बात कर रहे थे कि गृह मंत्री बनाएंगे शिवपाल सिंह यादव। आप बताइए इतने सालों में 4 बार सत्ता रही, क्या करा क्या आपने? जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो हैं वो जाकर के अपना सैफई में डांस देख रहे थे, कार्यक्रम देख रहे थे और मुसलमानों के ऊपर केस बुक करे। आप 400 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 तक साहब, और सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर केस बुक करेगा इन्हीं सरकार के अंदर। हम तो भारतीय जनता पार्टी से तवक्को देखते हैं। क्रॉस वोटिंग हुई आपके यहाँ साहब, आरजेडी के अंदर क्रॉस वोटिंग होती है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक बनाए गए थे पांडे जी, और कहिए जाकर के अखिलेश यादव साहब से उनको समझाइएगा जिनको मुख्य सचेतक आपने बनाया था उन्हीं को ले उड़े वो, और उनको मंत्री बनाया गया। आज की डेट में गलतियों पे गलतियां आप करें, भारतीय जनता पार्टी से आप नहीं जीत पा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। मैं धर्मेंद्र जी के पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, आपको मैं जान रहा हूं आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ एक बात और भी ले लीजिए कि अब ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 17-18 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये बार बार कहा जा रहा है कि 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आप भी ये जानते हैं कि कहना कि ये भाई हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा हो, वर्कफोर्स अच्छी रहेगी, ये तो सबको है, लेकिन ये सबको पता है कि ये स्टेटमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि एक प्रेशर बन सके। दूसरी साथ ही साथ में जब AIMIM की बात है तो 5-7 सीटें देने में क्या दिक्कत है? अगर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उन लोगों को बार बार बी टीम कहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है दरअसल जो इसके बीच की सोच है और जो सभी लोगों को लगता है कि आपको लगता है कि अगर कहीं ओवैसी यूपी की राजनीति में घुस गए तो ये जो तुष्टीकरण का आरोप अभी लगा रहे थे समीर जी कि मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे ही सब लोग दरअसल कांग्रेस और सपा के बीच में सारी लड़ाई है, तो वो जो मुस्लिम वोट है वो कहीं हाथ से सरक न जाए, ओवैसी के साथ न सरक जाए। शुरुआत तो 5-7 सीटों के साथ में होगी, लेकिन वो दरवाजा दिखाना गलत हो जाएगा। नहीं निखिल जी, देखिए हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, और मैं बड़े ध्यान से सुन भी रहा था हमारे साथी जो अपना वक्तव्य दे रहे थे। पहली बात तो एक बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सीटों का बंटवारा हो या गठबंधन की बात हो, ये टीवी डिबेट में नहीं तय हो सकती। ये इसका एक उचित फोरम है, एक स्थान होता है जहां सीटों की बात, कौन नेता कहां चुने, कौन जीतेगा, हमारे नेता ने 2024 के चुनाव में तय किया था, और स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने भी इस बात को दोहराया था और कई बार दोहराया था कि हमारे लिए सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किन सीटों से कौन सा नेता जीतेगा, वो महत्वपूर्ण है। वो कितनी सीटें साइकिल चुनाव चिन्ह पे, कितनी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कितनी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। और इसी के मद्देनजर 2024 में हम लोग चुनाव लड़े थे, जिसका परिणाम रहा इतना तंत्र के षड्यंत्र के बाद भी हमने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर रोकने का काम किया, उनको 33 पर सिमटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे लिए उत्तर प्रदेश के जो बुनियादी सवाल है, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण बातें जो भारतीय जनता पार्टी वादे करके आई और उनको पूरा नहीं किया, वो महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज चीनी के दाम कहां पहुंच गए, प्याज के दाम कहां पहुंच गए, तेल के दाम कहां पहुंच गए। जो लोग सिलेंडर और तेल का दाम कम करने की बात कर रहे थे, आज क्या स्थिति हो गई है। आज मध्य वर्ग और गरीब वर्ग की जेब काटी जा रही, परचेज पावर घट गई है। जो लोग 5 लाख एमयू की बात करते थे, जमीन पे कुछ उतार नहीं पाए, कोरे भाषणों के आसपास रह गए। हमारी लड़ाई उससे है। जो लोग डिवीजन की बात करते हैं, जो प्रदेश के अंदर एक वर्ग को खाने से, कपड़े से पहचान करके उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बंटवारा करना चाहते हैं, जो धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उनके खिलाफ है। ओवैसी साहब क्या कहते हैं, देखिए हमारा लक्ष्य
उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, उन मतों को इकट्ठा होने में, भाजपा को बाहर करने में जो भी हमारा साथ देगा, वो जमीन पे तय होगा कि कौन साथ रहने से हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे वोटरों में डिवीजन नहीं होगा, वो सारे लोग हमारे साथ रहेंगे। अब ये टीवी डिबेट में कोई कह दे कि फलाना पार्टी का गठबंधन फलाने से होगा कि नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता, उसका एक उचित फोरम है। हाँ, ओवैसी साहब का बयान आते ही भारतीय जनता पार्टी को जो है बेचैनी हो जाती है, और हमारे जो भारतीय ओवैसी साहब की पार्टी के लोग हैं ये ट्रैप में फंस जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में उनके कार्यकर्ताओं को, उनके डिबेट के प्रवक्ताओं को सिखाया जाता है, वही पॉइंट्स लेकर के आके टीवी डिबेट्स बैठ जाते हैं। तो देश की जनता, प्रदेश की जनता तय कर रही कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, उससे हमको मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर करेंगे, जो विकास की राजनीति के बजाय विनाश की राजनीति करते हैं, उसको ठीक है धर्मेंद्र जी, में हरा के। ठीक है धर्मेंद्र जी, तो क्या जी, और मैं एक बस लास्ट बात में कंप्लीट करूंगा। जी बोलिए। समीर जी भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे गठबंधन की बात कर रहे थे। अभी एक हफ्ता पहले इनके गठबंधन के साथी संजय निषाद जी कहे कि हम तो मंत्री पद रहे या जाए, हम धरने बैठ जाएंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। सच सुनने में आया को तमाम सीटों को लेकर के नाराज है। आप चलिए, ओम प्रकाश राजभर जी किसी से घंटी बजवा रहे थे, किसी को मां झूठा कह रहे थे, किसी को ले जा करके मठ में बैठाने की बात कर रहे थे, उस पर हम नहीं आते हैं। कौन क्या कहा कालांतर में अलग बात है। नीतीश कुमार साहब ने क्या कहा था मोदी जी के लिए, वो अलग बात है। तमाम नेताओं को लेकर के, अजीत पवार जैसे लोगों को लेकर के, अपने असम के मुख्यमंत्री, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कहा था और कैसे चली गई। वैचारिक गठबंधन की राजनीति जब करते हैं हमको लगता है ओसामा बिन लादेन शांति का भाषण दे रहा है। वैचारिक गठबंधन की बात करते हैं, जो पीडीपी के साथ जो सेपरेटिस्ट समर्थन की बात करती है, पाकिस्तान परस्ती की बात करती है, उससे जब अपने राजनीतिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए गठबंधन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ भाषण देते हैं। हमको लगता है कि देश का सबसे बड़ा जो आतंक का मसीहा ओसामा बिन लादेन है, वो अब आया है शांति का प्रवचन देने। अरे साहब, अपने आचरण में झांकिए, क्या आपने गठबंधन के साथियों के साथ क्या हासिल किया? इस बात का जवाब देंगे, इस बात का पंजाब में गठबंधन की पार्टी को आपने क्या किया? ठीक है सर। अब आप गठबंधन दूसरों को कहते हैं, आपकी तो कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, आप तो वॉशिंग मशीन लेके बैठे हैं। इस बात का जवाब समीर सिंह देंगे सर, इस बात का जवाब समीर जी देंगे। लेकिन क्या विकास एजेंडा होगा आपके इन चुनावों में, या पीडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे? एक तो यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि बात पीडीए की तो आप ही लोग कर रहे हैं, विकास की बात तो वो भी कह रहे हैं। भाई वो तो कह रहे हैं विकास हमारा एजेंडा है, आप कह रहे हैं नहीं वो विकास उनका एजेंडा नहीं। पीडीए की बात आप लोग कह रहे हैं, तो फिर एक बल्कि सवाल ये भी उठ रहा है कि पीडीए पर लड़ेंगे, और इमरान मसूद की माने तो मोहम्मद की दुकान पर लड़ेंगे चुनाव। निखिल जी, दो तीन बातें कहूंगा। एक तो मैं ये सवाल समीर जी आपके पास आऊंगा, मैं धर्मेंद्र सिंह जी के पास है। धर्मेंद्र जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैंने राइडर लगा के पूछा है क्योंकि समय कम है, सभी साथियों को जवाब देना है। आप भी चाहेंगे कि आपकी बात का जवाब मिल जाए? जी। हाँ, नहीं बिल्कुल। जब हम पीडीए की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? इनके कुशासन से, इनकी कुनीतियों से। जो पीड़ित है, जो दलित है, जो वंचित है, जो समाज में इन्होंने जिसको मार्जिनाइज कर दिया, पीछे कर दिया, जिसका उत्पीड़न किया, उन सबको हम ले चलने की बात करते हैं। ठीक है सर, मैं उस बात से कहां इनकार कर रहा हूं, उनको दर्द हो रहा होगा, राजनीतिक रूप से हो रहा होगा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, उनको हो रहा होगा, लेकिन आपका एजेंडा क्या है? ये लोग हैं, आप जो ये लोग हैं, उनको विकास के पथ पर ले आना, मुख्य धारा में लेवल प्लेइंग फील्ड देना, उनको समान अवसर उपलब्ध कराना, यही तो हमारा सामाजिक न्याय है। जब हम इसकी बात करते हैं तो सामंतवाद को मानने वाले लोग, पूंजीवाद को मानने वाले लोग, उनके पेट में दर्द हो जाता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पीड़ित को, दलित को, वंचित को, आपने फिर भी नहीं बताया कि विकास एजेंडा आपका या पीडीए का एजेंडा या फिर मोहब्बत की दुकान पर लड़ेंगे। अरे मेरी बात आप सुने नहीं ना ध्यान से ना निखिल जी। हमारे लिए उत्तर प्रदेश का विकास और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकना, समाज के पिछड़े वंचित तबकों को जिनको इन्होंने दबा के रखा है, उसमें चाहे दलित हो, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सर परिभाषा क्या है? चाहे ब्राह्मण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की परिभाषा सर क्या है? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की परिभाषा क्या है? कि मुस्लिम सारे मिलकर के एक पक्ष को वोट देंगे तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष किसी और को देगा तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। बता रहा हूं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये है कि जो संविधान की शपथ लेकर के और कपड़े से अपने देश के नागरिकों को के एक वर्ग को पहचानने लगता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वो है कि देश के अपने ही नागरिकों से कहता है कि भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र लूट ले जाएंगे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये है कि ये इनके धार्मिक उससे जो है हमारा प्रदेश में अमन चैन खराब हो जाता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये है कि हम चाहे कोर्ट में, चाहे यहाँ
हम संविधान की बात नहीं मानते, और संविधान की शपथ लेकर के बैठा हुआ मुखिया तमाम धार्मिक और जो माननीय न्यायालय में सब जुडिस मामला है उस पर एक तरफा बयान देता है, यह धार्मिक ध्रुवीकरण। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। समीर जी, आपको बहुत सारी बातों का जवाब देना है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण क्या है ये आप भी अपने शब्दों में बताने की कोशिश करिएगा। नहीं, देखिए निखिल जी, दो बातें कहूंगा। एक तो हमने पहले ही प्रारंभ में कहा कि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नीति और नियत की बात हमने कही। मैं एक बात पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभी बहुत लंबी लंबी बात है, निश्चित रूप से वो जो बात कह रहे थे ना कि जिनको दबाया हमने दबाया किसको? निखिल जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी। 17 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, हमने कहा था हम रोजगार देंगे, हमने 9 लाख सरकारी नौकरी, हमने कहा था उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाएंगे, हमने बनाया। हम बिजली 3 जिले को नहीं देते हैं, रामपुर, मैनपुरी, इटावा को बिजली नहीं मिलती है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को बिजली मिलती है। हमने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, हमने स्कूलों को खोला, हमने 13 मेडिकल कॉलेज से 63 मेडिकल कॉलेज कर दिया। हमने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया और माफियाओं को खत्म कर दिया। ये इनका दर्द यही है कि संविधान की कुर्सी पर बैठ के जो गुंडों की वकालत करता था, जो सनातन का अपमान करता था, जो आतंकवादी अयोध्या में हमला किए थे, उनका मुकदमा वापस लेने वाले अखिलेश यादव, और मैंने नहीं कहा, 400 दंगों की बात एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता ने कही, मैंने दंगों की बात नहीं कहा। 17 से आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। निखिल जी, ये सौभाग्य प्राप्त है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिया और सुन्नी के दंगे होते थे। प्रत्येक वर्ष जुलूसों को लेके दंगे होते थे, पता कर लीजिएगा। लेकिन वो दंगा भी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में वो दंगा खत्म कर दिया गया। आज शिया और सुन्नी का दंगा नहीं होता, मुसलमान के 2 समुदायों का भी दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में किसी की मजाल नहीं है, किसी गुंडे और माफिया की मजाल नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म का कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। एक सवाल ले लीजिए धर्मेंद्र जी का। ठीक है समीर जी, एक सवाल ले लीजिए। आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं? नहीं निखिल जी, मैं एकदम स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा हूं। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अभी आप कल देखे किसी सिंगर को कहां चले गए जब सारे माफिया जेल में थे या ऊपर चले गए थे, जमीन में चले गए थे, तो किसने हत्या कर दी? आप मैं एनसीआरबी का डाटा ये केवल पढ़ ले, दंगों का हम पे आरोप लगाते हैं। अरे क्या बात करते हो धर्मेंद्र जी, 17 से लेकर सरकारों में थाने में हत्या होती थी आपकी सरकार में। आज किसी गुंडा और बदमाश की हैसियत नहीं है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप सुन तो लो, अरे कार्रवाई जबान से भौकाल मारने से नहीं होती है। अरे आपका सवाल आ गया, इस तरह से नहीं चलेगा। धर्मेंद्र जी आपका सवाल ले लिया उन्होंने, अब कितना बोलेंगे साहब? धर्मेंद्र जी, संगठित अपराध के खिलाफ हम 200 उदाहरण दे देंगे। आप एक उदाहरण दे दो अपनी सरकार में, 12 से 17 के बीच एक उदाहरण दे दो, एक उदाहरण दे दो आपने कार्रवाई किया। अरे आप चरणों में गिर जाते थे माफियाओं के, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उनकी चरणों में गिर जाते थे। पैनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों लोगों का, समीर जी का और धर्मेंद्र जी का ऑडियो आउट कर दीजिए। दोनों लोगों का ऑडियो मैं माफी चाहता हूं धर्मेंद्र जी, आप और समीर जी, मैंने इसलिए ऑडियो आउट कराया है क्योंकि बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी सर। अंत में आकर के एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। समीर जी से आपने एक सवाल पूछना चाहा था, आपने पूछ लिया, आप जवाब लीजिए साहब। आपने जो सवाल पूछा था सुन लिया, आपने कहा कि एनसीआरबी का डेटा आप पढ़ देते हैं और सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं चलेगा, आपने यही कहा ना। अब उनको जवाब देने दीजिए। आइए समीर जी, अब सुन ले, 2017 आ गया सर, आ गया। अब जवाब दीजिए, अब फिर जवाब तो लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े में जवाब दीजिए। यहाँ अपराध घटा है, यहाँ महिला अपराध घटा है, यहाँ हत्याएं घटी है, यहाँ डकैती घटी है, सब घटा है। इनको कहां से ज्यादा दिखता है? ये दूसरी बात, अभी ये शामली की एक हत्या की बात कर रहे थे निखिल जी। उत्तर प्रदेश में घटना अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी किसी माफिया के साथ नहीं खड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी पीड़ित के साथ खड़ी हुई है। और हमने किसी माफिया को बख्शा नहीं है जाति और धर्म के नाम पर, हमने कार्रवाई की है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बरेली याद है ना आपको? ठीक है, चलिए सर,
ठीक है, ये दरअसल जो डिबेट है ये अंतहीन है, क्योंकि जब आप लोग एक एक मुद्दे को लेकर के चलने लगेंगे कि बनारस याद है, बरेली याद है, मुजफ्फरनगर याद है, तो ऐसे कहां तक चल पाएगा। इसलिए फिर हम वहीं पर लौट करके आते हैं कि आखिर किस तरह से जो पूरी लड़ाई है इसमें अपना अपना वर्चस्व दिखाने की बात है। फिलहाल समीर जी आपका बहुत धन्यवाद, धर्मेंद्र जी, ऋषि जी, सैयद जवाद और रोशनलाल गौर जी बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार परवान चढ़ रही है, और इस सियासत में जैसा कि शुरू में कहा था कि नेता बयान चाहे कुछ भी दे, लेकिन ये सारी जो लड़ाई है ये ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हासिल करने की लड़ाई है। और ऐसे में जब सहयोगी दल ही क्यों ना हो, उनको अपनी औकात दिखाना, अपनी ताकत दिखाना और उनको उनकी ज़मीन दिखाना, ये दरअसल सियासत का बहुत पुराना चलन है, और वो चलन एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से दोहराया जा रहा है। 5 की पंचायत में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।